नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का ये 18वां पार्ट है। इससे पहले हम 17 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और परीक्षा में बार बार पूछे गए हों, और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय थी, उनका नाम था भानु अथैया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये थी भानु अथैया और ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि इनको किन श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1983 में। ठीक है, और इनको गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया था। गांधी फिल्म में इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था। और यदि हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की, तो ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है फिल्म जगत में दिया जाता है। फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है AMPAS एकेडमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, AMPAS एकेडमी का फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और भानु अथैया मुख्य रूप से आपको इनका नाम याद रखना है। इनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया? तो गांधी फिल्म की अभी बात हुई थी, तो जो गांधी फिल्म है ये 1982 में आई थी और इसमें महात्मा गांधी जी का किरदार निभाया था एक अंग्रेज अभिनेता ने। ठीक है, एक अंग्रेज अभिनेता, और वो कौन था? वैन किंग्सले। ठीक है, उसका नाम था वैन किंग्सले। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये है वैन किंग्सले। यह एक अंग्रेज अभिनेता था और इसने महात्मा गांधी जी का किरदार निभाया था। गांधी के जैसा तो लग ही रहा है। ठीक है, तो ये जो फिल्म थी इसके डायरेक्टर भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये फिल्म महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन पर बनी थी और इसके डायरेक्टर का नाम क्या था? रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टर का नाम याद रखना है। रिचर्ड एटनबरो डायरेक्टर का नाम था और गांधी जी का किरदार निभाने वाला जो अंग्रेज अभिनेता था उसका नाम था वैन किंग्सले। ठीक है, ये वैन किंग्सले की तस्वीर है। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है, G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो G3 अर्थव्यवस्था कहा जाता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान की अर्थव्यवस्था को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था जो हैं ये दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए इनको G3 अर्थव्यवस्था या फिर इनको ग्रेड 3, ठीक है, या फिर इनको क्या बोलते हैं? तो या फिर इनको ग्रेड 3 अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए? तो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 51 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 51 है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। जो अनुच्छेद 51 है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से लाकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो सारी बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC की कौन सी धारा हत्या यानी कि मर्डर से संबंधित है? तो मर्डर से संबंधित है IPC की धारा 302। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। IPC इसका फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और जो IPC की धारा 302 है ये मर्डर से संबंधित है और IPC की धारा जो 307 है ये हत्या के प्रयास यानी कि मर्डर की कोशिश करना, ठीक है, उससे संबंधित है। और जो धारा 420 है इससे सभी लोग जानते होंगे फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी से संबंधित है। धारा 313 ये शायद ही कोई जानता होगा, तो ये धारा 313 जो है स्त्री के सहमति के बिना उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवाना, ठीक है, तब लगती है IPC की धारा 313। तो सारी चीजें आपको याद रखना है चूंकि इंपॉर्टेंट है और ये पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल के दौरान जारी सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनको दीनार नाम से जाना जाता था।
तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था और जो चांदी के सिक्के थे, ठीक है, जो गुप्त काल के दौरान जारी हुए थे चांदी के सिक्के, इनको क्या कहा जाता था, तो इनको रुपये का कहा जाता था, ठीक है। और एक और फैक्ट पूछा जाता है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो आपको लगाना है कि गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए। और भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको ज़्यादा फैक्ट याद रखना है, और फ्री एजुकेशन की पहचान ही यही है कि क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, और सभी फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लॉर्ड कर्जन है ये भारत का वायसराय बन के 1899 में आया था भारत, और इसका कार्यकाल भी मुगल काल का जो औरंगजेब था, ठीक है, इसके जैसा रहा था, मतलब उथल पुथल मचाना, ठीक है। इसलिए जो जीके गोखले हैं इन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल काल के औरंगजेब से कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो बैनगंगा और पैनगंगा, देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। गंगा गंगा देख के हम गंगा लगा देते हैं, लेकिन ये जो बैनगंगा और पैनगंगा है ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है किस इतिहासकार ने, स्टुअर्ट पिगट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हड़प्पा की हुई है तो हम हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी इसकी खोज, तो इन्होंने 1921 में की थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में की थी। और जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी फैक्टों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी जो है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर संकोश नदी की, तो ये संकोश नदी जो है ये भूटान से निकलती है, ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, तो भाग है भाग 20। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद हैं 395। और जो संविधान का भाग 20 है इसमें केवल एक अनुच्छेद है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अब ये अनुच्छेद 368 क्या प्रावधान करता है, मतलब इसमें क्या वर्णित है, तो जो अनुच्छेद 368 है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन किस प्रकार से होगा और कौन संशोधन करेगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का नाम आपको बताना है। जापान की संसद का नाम है डाइट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सूरा किस देश की संसद है, तो जो सूरा है ये अफगानिस्तान की संसद है, ठीक है। और सीनेट किस देश की संसद है, तो ये जो सीनेट है ये इटली की संसद है। और जो संघीय संसद है ये किस देश की संसद है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की संसद है। कहाँ की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की संसद है। तो 4 देशों की संसदें हमने पढ़ी और ये संसदें पूछी जाती हैं। मुख्य रूप से जापान की संसद जो है डाइट, ये आपको याद रखना है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों, मजा आ रहा ना तो प्लीज लाइक करते चलें वीडियो को। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली जनगणना जो है ये कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी। और ये पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो पहली जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। लेकिन एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो भारत की प्रथम नियमित जनगणना है वो कब और किसके शासनकाल में हुई थी,
तो भारत की प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा फैक्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली जनगणना यदि पूछे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, पहली नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। दोस्तों फैक्ट सभी इंपॉर्टेंट हैं। यदि अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें, लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था मैसूर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक संधि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले सहायक संधि कौन लाया था? तो जो लॉर्ड वेलेजली है, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ये सहायक संधि लाया था। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, हैदराबाद का निजाम था। इसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके बाद 1799 में मैसूर दूसरा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ये दूसरा राज्य था। और इसके बाद 1801 में, कब? 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये क्रम से 3 राज्य हमें याद रखना है। पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, दूसरा कौन था? मैसूर, और तीसरा कौन था? अवध। इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली नहीं है? तो सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या होता है कि भूमि से जो आपको राजस्व यानी कि रेवेन्यू की प्राप्ति होती है वो आप सरकार को पे करेंगे, ये होता है भू राजस्व प्रणाली का मतलब। और ये जो महालवाड़ी पद्धति है, रैयतवाड़ी पद्धति है और स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, ये तीनों जो हैं भू राजस्व प्रणाली हैं। और आपको ये एक चीज़ और याद रखना है कि ये तीनों भू राजस्व प्रणाली अंग्रेजों ने लगाई थी, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने लगाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो दस्तक है ये कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है और हमें यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट कहा जाता है। जो शारदा थी ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थी, इनका पूरा नाम है हरविलास शारदा। और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया था और इन्हीं के नाम पर इसको शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट कहा गया। जो शारदा एक्ट है इसके तहत, शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कियों की यानी कि गर्ल्स की जो शादी की एज है ये 14 वर्ष फिक्स की गई थी और बॉयज़ की शादी की जो एज है ये 18 वर्ष तय की गई थी। इसके बाद इसको लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए कितने समय के अंदर? तो राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए या फिर वो पद त्याग हो जाए या फिर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए, किसी भी कारण से उसका पद जो है ये रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हुई है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं NHRC, ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों की रक्षा करता है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, पर्यटन के क्षेत्र में निम्न में से किस राज्य को एक राज्य अनेक संसार यानी कि वन स्टेट मैनी वर्ल्ड कहा जाता है? तो पर्यटन के क्षेत्र में एक राज्य अनेक संसार या फिर वन स्टेट मैनी वर्ल्ड कहा जाता है कर्नाटका को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, उबले चावल के पानी में क्या होता है? तो जो उबले चावल का पानी होता है उसमें स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। अच्छा क्वेश्चन है। और उबले चावल के पानी को क्या कहा जाता है?
तो माड कहा जाता है, ठीक है, माड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में ट्रैफिक सिस्टम का श्रेय दिया जाता है ब्रिटिश शासकों को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कोशिका को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कोशिका की खोज किसने की थी ये भी तो पूछा जाएगा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए, लोग बार बार पूछते हैं कितने बजे आना है सुबह, तो सुबह 7 बजे आना है, ठीक है, सुबह 7 बजे आना है। और कुछ बच्चे अगर नहीं आ पाते तो यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, अपने चैनल का नाम है फ्री एजुकेशन, सर्च करेंगे और बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 को। अच्छा क्वेश्चन है। डेट कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल को चलाई गई थी। देखिए, इस क्वेश्चन के रिलेशन में इतने फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में, सभी फैक्टों को आज हम देख लेते हैं। तो जो भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी, ठीक है। और मुंबई के किस स्टेशन से चलाई गई थी? तो उस स्टेशन का नाम था बौरी बंदर स्टेशन। और ये जो बौरी बंदर स्टेशन है, अब इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कितनी दूरी तय की थी? तो ये जो ट्रेन है ये 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? तो ये जो है 34 किलोमीटर चली थी। और कितने यात्रियों ने सफ़र किया था इस ट्रेन में? तो 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। और ये जो ट्रेन है किस इंजन की सहायता से चलाई गई थी? तो ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी। किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये जो ट्रेन है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, मैं क्वेश्चन कम ला रहा हूँ ना, 25 लोग बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन कम लाते। भैया, क्वेश्चन भले ही 25 हों, लेकिन गारंटी से 100 से ज़्यादा फैक्ट करवाता हूँ। आप लोग खुद जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो यदि पसंद आता है, मैं ये नहीं बोलता कि आप लाइक कर दें, यदि पसंद आता है तो बिना लाइक करे मत जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट भी, डेट 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत की, ठीक है। और कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो ये मुंबई से कुर्ली के बीच चली थी, मुंबई से कुर्ले के बीच चली थी। और ये जो ट्रेन है, ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसका नाम पूछा जाता है तो इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन नाम था। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो जो पहली विद्युत ट्रेन थी, जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से कुर्ली के बीच, ठीक है। और ये पहली विद्युत ट्रेन थी ना, तो जो पहला विद्युत मार्ग होगा वो मुंबई से कुर्ली तक ही बना होगा। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ उसमें लॉजिक है बात में कि नहीं है, ठीक है। तो पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग यदि पूछा जाए तो पहला विद्युतीकृत जो रेल मार्ग है ये मुंबई से कुर्ली के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में की थी जी.के. गोखले ने, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और कब की थी इन्होंने सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में? तो इन्होंने 1914 में की थी, ठीक है। और जो जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। 12 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि किसके जन्म दिवस पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और यदि आप चाहें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में या फिर जो इसका आंसर हो उसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए
हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।